स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 5 की। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया तक पढ़ा दिया था। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। क्या टॉपिक है वापस से सुन लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। याद कीजिएगा, कल मैंने जब आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाई थी तो उसकी क्या परिभाषा बताई थी? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है तब तो वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की होती है? शून्य कोटि की। और जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की कौन सी घात के समानुपाती होता है? प्रथम घात के समानुपाती। अब हम क्या करेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। तो समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करने के लिए मैंने एक अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया मान लिया। माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। अभिक्रिया मैंने मान ली A से बन रहा है उत्पाद। तो बताओ, अगर ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक कौन है? A। और A की सांद्रता को हम कैसे लिखेंगे? A को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की कौन सी घात के समानुपाती होगा? प्रथम घात के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बताओ क्या आता है? स्थिरांक। और उस स्थिरांक को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। तो वेग बराबर हो जाएगा k a की पावर 1। और इस 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग बराबर होगा k a। ठीक है। और वेग के स्थान पे कल मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं? माइनस dA डिवाइडेड dt। ठीक है, या माइनस dA बाई dt। तो बताओ वेग के स्थान पे क्या लिख दिया? माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k a। इसको समीकरण नंबर मान ली 1। और ये जो समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकल वेग समीकरण। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण क्या होगा? माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू k a। ठीक है। अब इस समीकरण को यदि हम रीअरेंज करें तो क्या होगा? देखो, माइनस को इधर लेके आओ, dt को इधर लेके जाओ और a को क्या करो? इस dA के डिवाइड में ले आओ। तो बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं? dA बाई a। को हम कहाँ लेके आ गए? dA के नीचे। और dt को इधर लेके चले गए और माइनस को भी इधर लेके आ गए। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस k dt। ये समीकरण नंबर मान ली 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। तो समीकरण 2 का
समाकलन करने पर, समीकरण 2 का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, समाकलन। तो हम समाकलन का साइन लगा देंगे, समाकलन dA/A इज इक्वल टू के एक स्थिरांक है और स्थिरांक का समाकलन नहीं होता, तो माइनस के को हम बाहर रखेंगे और यहाँ लिख देंगे dt। तो समाकलन dA/A इज इक्वल टू माइनस के समाकलन dt। ठीक है, dA/A का समाकलन क्या होगा, देखिएगा मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू होता है log EX। समाकलन 1/x dx यानी 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log EX। तो देखिएगा ये जो dA/A है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिएगा समाकलन dA/A को क्या लिख सकते हैं, 1/A dA, 1/A dA लिख सकते हैं इसको। dA/A को क्या लिखा जा सकता है, 1/A dA, समाकलन का साइन लगा दिया। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के समाकलन dt। बताओ 1/A dA का समाकलन क्या होगा, इस फॉर्मूले के आधार पर log EA। 1/x dx का समाकलन log EX होता है, तो बताओ 1/A dA का समाकलन क्या होगा, log EA। ठीक है, माइनस के dt को हम लिख देंगे t प्लस c, यानी हमारे पास अब जो पद आ गया वो पद क्या है, log EA इज इक्वल टू माइनस के t प्लस c। ठीक है, जहाँ c क्या है, एक समाकलन स्थिरांक। c क्या है, समाकलन स्थिरांक, और इस समीकरण को हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, c का मान प्राप्त करेंगे। देखिएगा कल जब मैंने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण डिराइव करना बताया था, तो उसमें भी हमने क्या किया था, जब हमारे पास समीकरण 3 आ गई थी, जिस समीकरण में समाकलन स्थिरांक c था, तो हमने क्या किया था, कल भी हमने c का मान प्राप्त किया था, आज भी हम क्या करेंगे, c का मान प्राप्त करेंगे। और c का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कल की तरह हम मान लेंगे कि माना t बराबर 0 पर a बराबर क्या है, a0, जहाँ a0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, यानी समय t बराबर 0 पर। तो बताओ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बताओ t का मान, यदि आप समीकरण 3 में 0 रखोगे तो a की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, a0। तो समीकरण 3 से हमें क्या प्राप्त होगा, log E a0 इज इक्वल टू माइनस के गुणा 0 प्लस c, और ये 0 हो जाएगा, तो बताओ c बराबर क्या आ जाएगा, log E a0। ठीक है, क्या किया, वापस से सुन लीजिएगा यहाँ तक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें प्राप्त करना है समाकलित वेग समीकरण, और समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करने के लिए हमने एक अभिक्रिया ली और उसे कौन सी कोटि की अभिक्रिया मान ली, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और अभिक्रिया क्या है, ए से क्या बन रहा है, उत्पाद। चूँकि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, इसलिए इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक ए की सांद्रता की कौन सी घात के समानुपाती होगा, प्रथम घात के, यानी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, घात 1। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक, जिसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। तो बताओ वेग बराबर क्या हो गया, के ए की पावर 1, और 1 को लिखना जरूरी नहीं है। वेग के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dA/dt। ठीक है, ये आपको मैंने कल भी बताया था और लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि इस प्रकार की कोई अभिक्रिया हो तो उसके लिए वेग किस प्रकार से लिखा जाता है। तो माइनस dA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा KA। ठीक है, अब हमने इस समीकरण को क्या किया, रीअरेंज किया, और ये समीकरण क्या कहलाती है, अवकल वेग समीकरण कहलाती है। इस समीकरण को हमने क्या किया, रीअरेंज किया, माइनस को हम इधर लेके आए। ठीक है, dt को हम
k के साथ मल्टीप्लाई में लेके आएंगे और a को हम क्या करेंगे dA के डिवाइड में लेके आएंगे। तो बताओ हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो क्या होगी, dA/a = -k dt, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। तो समाकलन dA/a = -k समाकलन dt, k एक समाकलन स्थिरांक है और इसका k एक स्थिरांक है, इसका समाकलन नहीं होगा। तो बताओ dA/a का समाकलन क्या होगा, इसको हमें समझना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, 1/x dx का समाकलन होता है log ex, ठीक है। तो बताओ 1/x dx का समाकलन अगर log ex है तो 1/a dA कहाँ से आया, dA/a को हमने किस रूप में लिख लिया, 1/a dA के रूप में। तो 1/a dA का समाकलन क्या होगा, log EA, समझ में आ गया होगा, = -kt + c, ठीक है। -k समाकलन dt, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -kt + c। c क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है। जब इस प्रकार का समाकलन हम करते हैं तो एक समाकलन स्थिरांक आता है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, c से। समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण नंबर 3 जैसे ही आती है तो हम क्या करते हैं, c का मान निकालते हैं, और c का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, t = 0 पर अभिकारक की सांद्रता को a0 मान लिया, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी मान ली, a0, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से t का मान आपको 0 रखना है। तो जैसे ही t का मान 0 रखोगे तो a के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, a0, क्योंकि हमने t = 0 पर a को क्या मान रखा है, a0 मान रखा है। तो बताओ log e a0 = हो जाएगा -k × 0 + c, ठीक है। k × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ c बराबर क्या आ जाएगा, log e a0। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, c का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। कल भी ऐसा ही किया था। c का मान समीकरण 3 में रखने पर, c का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो बताओ हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी अब, log e a = -kt + c कितना है, बताओ c का मान कितना है, log e a0, ठीक है। जहाँ a0 क्या है, कल भी बताया था, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और a क्या है, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। -kt को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा +kt, -kt को इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, बताओ माइनस का। तो log e a इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और इधर पहले से क्या है, इधर पहले से है log e a0 - log e a, ठीक है भैया। चलो तो हमारे पास समीकरण आ गई, kt = log e a0 - log e a। अब देखिएगा, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ाया था तब log फाइंड आउट करना बताया था, और log के मैंने 3 फार्मूलाज आपको बताए थे, और उनमें से एक फार्मूला मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ। log a - log b = होता है log a / b। log a - log b = होता है log a/b। तो देखिएगा, log a0 - log a क्या होगा, log a0/a, log a0/a। इसकी तुलना इससे करो आप, ठीक है। देखो log इस a की जगह ये क्या है, a0 है, इस b की जगह ये क्या है, a है। तो बताओ log e a0 - log e a क्या होगा, kt = log e, ठीक है। बेस e है, आधार e है, a0/a, log बेस e a0/a, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि log e = होता है 2.303 log 10। जब हम log का आधार e हटाकर log का आधार 10 लिखते हैं, यानी e के स्थान पे जब 10 लिखते हैं तो आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 से। यानी हम कह सकते हैं log e बराबर होता है 2.303 log आधार 10,
ठीक है। यहाँ पे आधार क्या है, ई है, और यहाँ पे आधार क्या है, 10 है। तो ई के स्थान पर जब आधार 10 लेके आते हैं तो आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, KT इज इक्वल टू 2.303 log आधार 10 A0/A। और ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई इसे ही क्या कहा जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो ये समीकरण आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जहाँ A0 क्या है बताओ, A0 है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता T बराबर 0 पर। जो सांद्रता आपने शुरू में ली थी अभिकारक की वो क्या है, A0। और A क्या है, अभिकारक की अंतिम सांद्रता, या फिर हम कह सकते हैं समय T पर सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। जैसे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, जो भी समय आपको दे रखा है उस समय पर सांद्रता। ठीक है। तो बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या प्राप्त हुआ, KT इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 A0/A। ये समीकरण आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए क्योंकि इस समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये डेरिवेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत आसान सा डेरिवेशन है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। 2-3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। A0 क्या है बताओ, ये तो दिख रहा है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और A क्या है बताओ, अभिकारक की अंतिम सांद्रता या समय T पर सांद्रता। तो एक बार वापस से देख लीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होती है। समाकलित वेग समीकरण हमें प्राप्त हुई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए KT इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 यानी आधार 10 A0/A। जहाँ K क्या है बताओ, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, T क्या है समय, A0 क्या है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और A क्या है अभिकारक की अंतिम सांद्रता या समय T पर सांद्रता। ठीक है। तो ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब हम डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ, और हमें यहाँ पर 2 ग्राफ ध्यान में रखने हैं। पहला ग्राफ है log आधार 10 A0/A वर्सेस T के मध्य, और दूसरा ग्राफ है log बेस E यानी आधार E A वर्सेस T के मध्य। तो सबसे पहले हम ग्राफ नंबर 1 प्लॉट करेंगे। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें एक बार वापस से समाकलित वेग समीकरण लिखनी होगी, और समाकलित वेग समीकरण हमें क्या प्राप्त हुई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, KT इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 A0/A। ठीक है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज किस प्रकार करेंगे देखिएगा, 2.303 को हम क्या करेंगे, KT के डिवाइड में लेके आएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K/2.303 T इज इक्वल टू log बेस 10 A0/A। ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log बेस 10 A0/A इज इक्वल टू K/2.303 T। ठीक है। log बेस 10 A0/A को हम y एक्सिस पे ले लें, T को हम x एक्सिस पे ले लें। तो बताओ ये जो समीकरण है y इज इक्वल टू mx समीकरण की अनुपालना करेगी कि नहीं करेगी। इसको हमने कौन सी x पे ले लिया, y एक्स पे। T को हमने कौन सी x पे ले लिया, x एक्स पे। तो बताओ K/2
2.303 किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो y = mx की क्या करेगी, अनुपालना। और जब कोई समीकरण y = mx की अनुपालना करती है तो ग्राफ हमें किस प्रकार का प्राप्त होता है, मूल बिंदु से सीधी रेखा। तो कैसा बनेगा ग्राफ, देखिएगा, बताओ। y अक्ष पे हमें क्या लेना है, log बेस 10 a0/a, और x अक्ष पे हमें क्या लेना है, t। ठीक है, तो बताओ ग्राफ मूल बिंदु से कैसी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा। तो बताओ इस ग्राफ का जो ढाल होगा यानी m जो होगा वो किसके इक्वल होगा, k/2.303 के। तो एक तो आपको ये वाला ग्राफ ध्यान रखना है, log बेस 10 a0/a और t के मध्य जो ग्राफ होता है वो मूल बिंदु से सीधी रेखा होती है, और इस ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसके इक्वल होता है, k/2.303 के इक्वल होता है। अब हम दूसरा ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ क्या है देखिएगा, log बेस a वर्सेस t के मध्य। तो देखिएगा इस ग्राफ को हम कैसे खींचेंगे, याद कीजिएगा हमारे पास जब हमने ये वाली समीकरण प्राप्त की थी तो इससे पहले हमारे पास कौन सी समीकरण आई थी, हमारे पास समीकरण आई थी kt = log बेस 10 बेस e a0 माइनस log बेस e a। याद आया आपको? क्या इस समीकरण को प्राप्त करने से पहले ये वाली समीकरण हमें प्राप्त हुई थी? बिल्कुल हुई थी। एक बार वापस से बता देता हूँ, देखिएगा एक किस पे बदल रहा था, उत्पाद में। इस अभिक्रिया के लिए हमने वेग लिखा तो वेग हमें क्या प्राप्त हुआ, k a⁻1। फिर वेग के स्थान पे हमने क्या लिख लिया था, -dA/dt। फिर इसको हमने रीअरेंज किया, dA/a = -k/dt। फिर हमने इसका क्या किया था बताओ, समाकलन किया था। ठीक है, समाकलन किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, log EA = -kt + c। फिर हमने c का मान कैलकुलेट किया था t = 0 पर, a को क्या मान लिया था, a0। तो और फिर c का मान रख दिया था, कितना आया था c का मान, log e a0। और फिर हमने kt को इधर लिया, तो बताओ kt किसका हो गया, प्लस का। और log e a को उधर लिया तो बताओ ये किसका हो गया, माइनस का। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गई थी, kt = log बेस e a0 माइनस log e a। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण के माध्यम से हम log e a वर्सेस t के मध्य क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, देखिएगा ये जो समीकरण है इसको हम रीअरेंज कर लें। log e a को यदि हम इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में तो बताओ वो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log e a = log e a0 माइनस kt। ठीक है, अब ये जो समीकरण है इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा, इसको हम ले लें y अक्ष पे। कौन सी अक्ष पे ले लें, y अक्ष पे। log e a को हम कौन सी अक्ष पे ले लें, y अक्ष पे। ठीक है, इसको हम ले लें t को हम ले लें x अक्ष पे। x के साथ क्या होता है बताओ, m। तो y = mx और यहाँ पर हम क्या लिख दें, c, यानी अंतःखंड किसके बराबर हो जाए, log e a0 के। तो ये जो समीकरण है ना, ये जो समीकरण है वो y = -mx + c की क्या कर रही है, अनुपालना। ये जो समीकरण है वो y = mx -mx + c की क्या कर रही है, अनुपालना। या फिर मैं कह सकता हूँ c - mx की क्या कर रही है, अनुपालना। y अक्ष पे क्या लेना है, log e a। ठीक है, x अक्ष पे क्या लेना है, t। ठीक है, तो x के साथ क्या आएगा बताओ, m आएगा। तो m = क्या हो जाएगा, -k। ठीक है, और अंतःखंड c किसके बराबर हो जाएगा, log e a0 के बराबर। तो बताओ इस प्रकार की समीकरण के लिए ग्राफ हमें किस प्रकार का प्राप्त होता है, कल बताया था। देखो y अक्ष पे हम क्या लेंगे, log e a। ठीक है, और x अक्ष पे हम क्या लेंगे, t। ठीक है, तो बताओ ग्राफ हमें किस प्रकार का प्राप्त होगा, ग्राफ हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो बताओ ये जो हाइट है y अक्ष पर ये किसके बराबर हो जाएगी, log e a0 के बराबर। ठीक है, और इस ग्राफ का जो ढाल होगा m वो किसके बराबर होगा,
के बराबर। और ये जो ग्राफ है ना, जो मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई है, उस पीडीएफ में ये ग्राफ बना हुआ नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस ग्राफ को उस पीडीएफ में आप इसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, तो ये दो ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए log बेस EA वर्सेस T के मध्य ग्राफ खींचो, या फिर log बेस 10 A0 डिवाइडेड बाई A वर्सेस T के मध्य क्या खींचो, ग्राफ। अब हम प्राप्त करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र। तो कल मैंने आपको बताया था कि अर्धायुकाल क्या होता है, किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। क्या होता है बताइएगा, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभ की कितनी रह जाए, आधी, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। तो देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल किस प्रकार प्राप्त करेंगे बताओ। टी हाफ पर अभिकारक की जो सांद्रता होगी A, वो किसके इक्वल होगी, A0 बाई 2 के। टी हाफ पर अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो किसके बराबर होगी, A0 बाई 2 के, यानी प्रारंभिक सांद्रता की आधी। ठीक है, हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है KT इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 A0 बाई A, जहाँ A0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और A क्या होती है, अभिकारक की अंतिम सांद्रता या समय t पर सांद्रता। तो बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, टी हाफ। तो हम क्या करेंगे, इस t की जगह टी हाफ लिख देंगे। जैसे ही आप t की जगह टी हाफ लिखोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप t की जगह टी हाफ लिखोगे, जैसे ही आप t की जगह टी हाफ लिखोगे तो इस a की जगह क्या आ जाएगा, A0 बाई 2। ठीक है, A0 से A0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, KT हाफ इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 2। ठीक है, A0 से A0 कट गया तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो log 10 2। ठीक है, और मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि log बेस 10 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। तो इसको हम लिख सकते हैं KT हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू बाई 0.3010। इसको हम लिख सकते हैं KT हाफ इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.693। तो बताओ T हाफ का फॉर्मूला यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, ये K इस 0.693 के किस में डिवाइड में आ जाएगा, तो T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई K। और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। कल जब हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसके लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था A0 बाई 2 के। तो कल हमने देखा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। ये देखो T हाफ समानुपाती किसके होगा, A0 के। क्यों, क्योंकि K एक स्थिरांक है, 2 एक संख्या है, तो ये भी स्थिर है। तो बताओ T हाफ किसके समानुपाती हो जाएगा, A0 के। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का जो मान होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। लेकिन क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल के सूत्र में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आपको कहीं दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का जो फॉर्मूला होगा यानी T हाफ जो होगा वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब A0 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो याद रखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आप कितना भी चेंज कर दो, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल कभी भी परिवर्तित नहीं होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण आयुकाल कितना होगा, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूरी कितने समय में होगी। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब अभिक्रिया पूरी होगी, यानी टी फुल पर यानी अभिक्रिया जब एकदम से पूरी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता है वो कितनी रह जाएगी, बताओ, 0। अभिकारक की अंतिम सांद्रता कितनी रह जाएगी, 0। तो टी फुल पर अभिकारक की अंतिम सांद्रता ए का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। कल बताया था, जैसे मान लीजिएगा कोई अभिक्रिया ए से क्या बन रहा है, उत्पाद। इस ए की आपने प्रारंभिक सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर ली, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता यानी टी बराबर 0 पर, ठीक है, 10 मोल प्रति लीटर ली, और प्रारंभ में बताओ उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0 मोल प्रति लीटर। अब कुछ समय के पश्चात ये मान लो अभिक्रिया क्या हो गई, पूरी। जब अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, मान लीजिएगा 15 मिनट बाद पूरी हो गई, तो बताओ अब ये 10 से कितना रह जाएगा, 0। यानी अभिकारक की अंतिम सांद्रता जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कितनी रह जाती है, 0 रह जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण आयु काल पर अभिकारक की अंतिम सांद्रता कितनी होती है, 0, ठीक है। समाकलित वेग समीकरण क्या होता है बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2.303 log base 10 A0 बाई ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टी फुल। अब देखो टी फुल पर ए इज इक्वल टू कितना है, 0। तो हमें टी फुल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि टी की जगह क्या लिख देंगे, टी फुल लिख देंगे, इज इक्वल टू 2.303 log base 10 A0 डिवाइडेड बाई, जब टी की जगह टी फुल लिखोगे तो इस ए की जगह कितना आ जाएगा, 0। और 0 का भाग जब भी किसी संख्या में लगता है तो मान कितना आता है, अनंत। और अनंत आने की वजह से ये पूरा पद कितना हो जाएगा, अनंत। तो के टी फुल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनंत। तो बताओ टी फुल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। इस के को आप अनंत के नीचे लेके आओगे तो अनंत बाई के इज इक्वल टू क्या होता है, अनंत होता है। तो टी फुल कितना हो जाएगा, अनंत। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगता है, अनंत समय लगता है, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूरी नहीं होती। याद रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूरी नहीं होती। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरणों की। तो देखिएगा 2-3 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। 2-3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला उदाहरण याद रखना है, सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं। सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या होती है, उदाहरण। जैसे 88 RA 226, 88 रेडियम 226। जब इसका विघटन होता है तो बनता है 2He4 प्लस 86 Rn 222 या 86 Rn222। तो बताओ रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जो होती है वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, प्रथम कोटि की। एग्जाम्पल है 88 RA 226, जब विघटित होगा तो बनेगा 2He4 प्लस 86 Rn 222। देखो 2 और 86 कितना हो गया, 88, और 4 और 222 कितना हो गया, 226। तो रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती है वो किस प्रकार की होती है, प्रथम कोटि की होती है। दूसरा एग्जाम्पल है एजो आइसोप्रोपेन का विखंडन। एजो आइसोप्रोपेन का विखंडन। एजो आइसोप्रोपेन का सूत्र होता है CH3 CH CH3 N डबल बॉन्ड N CH CH3 CH3। जब आप इसको गर्म करोगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, तो N2 प्लस, और ये जो भाग है इस भाग से जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। और ये अभिक्रिया भी कौन सी कोटि की होती है, प्रथम कोटि की। एक एग्जाम्पल आपको और याद रखना है, अमोनियम नाइट्रेट का
विघटन। अमोनियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो N2O प्लस 2H2O का क्या होता है, निर्माण। और N2O को हम क्या कहते हैं बताओ, हास्य गैस। तो बताओ कितनी अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है, 3। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के 3 उदाहरण आपको कम से कम याद रखने हैं। एक तो सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं या रेडियो एक्टिव विखंडन की जो अभिक्रियाएं होती है वो आपको याद रखनी है। जैसे ये एग्जाम्पल आप याद करोगे, 88 Ra226 से क्या बन रहा है, 2He4 प्लस 86 Rn222। एजो आइसोप्रोपेन का क्या, विखंडन। ये एजो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला, इसका विखंडन होगा तो नाइट्रोजन गैस बनेगी प्लस ये भाग बन जाएगा। और अमोनियम नाइट्रेट का विखंडन होता है तो क्या बनता है, N2O प्लस 2H2O। एक एग्जाम्पल और याद रख सकते हो आप, 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। N2O5 को जब गर्म करते हैं तो 4NO2 प्लस क्या बनता है, O2। और ये अभिक्रिया भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण। ठीक है, तो ये थे प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो ये था लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का सूत्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, और हमने पढ़ा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स। अगले वीडियो में हम शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।